नमस्कार। हाँ। आज हमारे पास जो मटेरियल है वो वाकई आंखें खोलने वाला है। हाँ बिल्कुल। ये वैवाहिक विवादों को एक पूरी तरह से अलग, मतलब एक रणनीतिक नजरिए से देखता है। बिल्कुल। इसका जो मुख्य आइडिया है वो ये है कि इन लड़ाइयों में जीत घबराने से नहीं बल्कि तैयारी से मिलती है, और वो भी ऐसी तैयारी जो शायद शादी के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। हाँ, और ये दृष्टिकोण इस पूरी चर्चा का केंद्र है। ये पेपर्स एक तरह की, आप कह सकती हैं, एक प्लेबुक है जो पति के नजरिए से बचाव की रणनीति पर बात करते हैं। एक प्लेबुक, हाँ। इनका तर्क ये है कि अक्सर पत्नियों द्वारा की गई कुछ रणनीतिक गलतियां ही पति के केस को मजबूत बना देती हैं। आज हम इन्हीं दांव-पेच को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। कि कौन से हैं वो कथित गलतियां और उनसे बचने के लिए सबूतों का किला कैसे बनाया जाता है। सबूतों का किला, ये सुनने में ही दिलचस्प है। तो चलिए इस प्लेबुक का पहला अध्याय खोलते हैं। स्रोत कहता है कि अक्सर सामने वाले के केस में सबसे बड़ी कमजोरी वो खुद पैदा करते हैं। यहाँ 7 ऐसी बड़ी गलतियों का जिक्र है जो अक्सर की जाती हैं। पहली, और मुझे लगता है सबसे आम लगती है, पुलिस शिकायत में बहुत सारे रिश्तेदारों के नाम डाल देना। हाँ, और ये सिर्फ एक गलती नहीं, एक रणनीतिक दरवाजा खोल देती है। सोचिए, एफआईआर में पति, सास ससुर के साथ साथ वो कनाडा में बैठी ननद या पुणे में रह रहे चाचा का नाम भी डाल दिया जाता है, जो साथ रहते भी नहीं है। बिल्कुल। यहाँ एक कानूनी दांव-पेच है। जब पति का वकील अदालत में ये साबित करता है कि ये लोग तो साथ रहते ही नहीं थे, तो सिर्फ उनके नाम नहीं हटते। अच्छा। बल्कि पूरी शिकायत की नीयत पर सवाल खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो मतलब एक भी नाम गलत साबित हुआ तो पूरी कहानी कमजोर पड़ जाती है। बिल्कुल। और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। कानून की भाषा में अदालत इसे पति के खिलाफ क्रूरता या क्रूअल्टी मान सकती है। ओहो। और मजे की बात यह है कि यही क्रूरता आगे चलकर पति के लिए तलाक का एक मजबूत आधार बन जाती है। वाह। यानी जो शिकायत आपको फंसाने के लिए की गई थी, वही आपको आज़ादी दिलाने का रास्ता बन सकती है। इसी वजह से अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कहा गया है कि ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। वाह, ये तो पूरा खेल ही पलट देने वाली बात है। और इसी से जुड़ा दूसरा पॉइंट है घरेलू हिंसा के मामलों में कि सिर्फ साथ रहने वालों को ही शामिल किया जा सकता है। और यहीं पर कानून बहुत साफ है। घरेलू हिंसा कानून कहता है कि आप सिर्फ उन लोगों पर केस कर सकते हैं जो आपके साथ एक छत के नीचे रहते हैं, यानी एक साझा घर में। इसे ही कानूनी भाषा में धारा 2F और 2H में बताया गया है। तो अगर दूर रहने वाले रिश्तेदारों के नाम डाले गए हैं, तो पति का वकील इसी आधार पर उनके नाम आसानी से हटवा सकता है। और हर नाम का हटना, हर एक नाम का हटना पत्नी के केस पर एक और चोट होती है और पति के लिए मानहानि का केस करने का एक और पॉइंट बन जाता है। समझ गया। अब आते हैं उस आरोप पर जो बहुत गंभीर और भावनात्मक लगता है, स्त्रीधन और गहनों का। हाँ, ये बहुत आम है। आरोप लगाया जाता है कि सारे गहने ससुराल वालों ने रख लिए। ऐसा लगता है कि इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत एक बहुत दिलचस्प बात बताता है। इसका सबसे मजबूत जवाब आपके फैमिली एल्बम में छिपा हो सकता है। फैमिली एल्बम में? कैसे? सोचिए, आरोप है कि शादी के दिन ही सारे गहने छीन लिए गए, लेकिन आपके पास शादी के 2 साल बाद किसी त्योहार की या 5 साल बाद किसी रिश्तेदार की शादी की तस्वीरें हैं जिसमें पत्नी वही गहने पहने हुए खुशी खुशी मुस्कुरा रही है। लेकिन क्या तस्वीरें कोर्ट में काफी होती हैं? क्या ये साबित हो सकता है कि यही वही गहने हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अकेली तस्वीर शायद काफी न हो, लेकिन जब आप इसे एक टाइमलाइन के साथ पेश करते हैं, शादी का वीडियो, फिर अलग अलग मौकों की तस्वीरें, तो अमानत में खयानत या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप वो टिक नहीं पाता। एक तस्वीर पूरे नैरेटिव को बदल सकती है। ये दिखाता है कि सच या झूठ साबित करने के लिए कितने साधारण सबूत काम आ सकते हैं। नहीं, ये तो सच में एक बहुत स्मार्ट तरीका है। अच्छा, चौथी गलती थोड़ी मनोवैज्ञानिक लगती है। ससुराल छोड़कर जाना और फिर बयानों में विरोधाभास। हाँ, मतलब एक तरफ कहना कि मेरी जान को खतरा है और दूसरी तरफ कोर्ट में अर्जी देना कि मुझे उसी घर में वापस रहने दिया जाए। हाँ, और ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे अदालतें तुरंत पकड़ लेती हैं। स्रोत का तर्क साफ है। अगर आपकी जान को सच में खतरा है, तो आप उस जगह वापस क्यों जाना चाहेंगे, है ना? सही बात है। ये बात केस को तार्किक रूप से कमजोर कर देती है। ये दिखाता है कि आरोप सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि तर्कसंगत भी होने चाहिए। अच्छा, घर छोड़ने और बयानों में विरोधाभास की बात तो समझ आती है, लेकिन स्रोत जिसे सबसे बड़ी कानूनी गलती कहता है वो बच्चों से जुड़ी है।
ये थोड़ा चौंकाने वाला है कि पत्नी का बच्चों को पति के पास छोड़कर जाना उसके खिलाफ जा सकता है। हाँ, ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन कानूनी नजरिए से ये बहुत मायने रखता है। स्रोत के मुताबिक अदालत इसे अक्सर इस तरह देखती है कि एक माँ ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दी। ये एक अच्छी माँ और अच्छी पत्नी न होने के तर्क को मजबूत करता है। ये पेपर साफ करते हैं कि कानून पिता को भी बराबर का अभिभावक मानता है। इसलिए अगर बच्चा पति के पास है तो कस्टडी के मामले में उसकी स्थिति पहले से ही काफी मजबूत हो जाती है। और स्रोत की सलाह तो और भी सीधी है कि अगर ऐसा होता है तो कोर्ट के आदेश के बिना बच्चे को वापस न लौटाएं। ये थोड़ा सख्त नहीं लगता? ये पूरी तरह से कानूनी रणनीति है। इसका भावनात्मक पक्ष बिल्कुल अलग है, लेकिन कानूनी तौर पर ये बच्ची की कस्टडी पर आपके दावे को पुख्ता करता है। यहाँ सोच ये है कि ये लड़ाई अब भावनाओं से नहीं बल्कि कानूनी अधिकारों से लड़ी जा रही है। बिल्कुल। अब आते हैं पैसों पर। छठी गलती है मेंटेनेंस के मामलों में अपनी आय छुपाना या गलत हलफनामा देना। आजकल तो सब कुछ डिजिटल है, क्या आय छुपाना इतना आसान है? यही तो बात है, अब ये बहुत मुश्किल है। इन दस्तावेजों में जोर इसी बात पर है कि थोड़ी सी जासूसी से सच सामने आ जाता है। जासूसी? हाँ, मतलब पैन कार्ड से आईटीआर निकल सकता है, बैंक स्टेटमेंट से लेन देन पता चल जाता है, सोशल मीडिया प्रोफाइल से लाइफस्टाइल का अंदाजा हो जाता है। और अगर ये साबित हो गया कि पत्नी ने अपनी नौकरी या आय छिपाई है तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। कितने गंभीर? क्या सिर्फ मेंटेनेंस की रकम कम हो जाती है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। अदालत में झूठ बोलने के लिए सीआरपीसी की धारा 340 के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। ओह, यानी मेंटेनेंस का केस तो जाएगा ही, ऊपर से झूठी गवाही के लिए एक और केस बन सकता है। अदालतें इस मामले में बहुत सख्त होती हैं। और आखिरी 7वीं गलती है बिना सबूत के बहुत गंभीर आरोप लगाना, वो भी घटना के बहुत समय बाद। जैसे शादी के 10 साल बाद कहना कि ससुर या देवर ने छेड़खानी की थी, जबकि इतने सालों में कभी इसकी कोई शिकायत नहीं हुई। यहाँ समय सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। अदालत हमेशा पूछती है, अगर ऐसा हुआ था तो आपने इतने साल इंतजार क्यों किया? और अगर उस दौरान के फैमिली फोटो या वीडियो में सब कुछ सामान्य और खुशनुमा दिख रहा है तो इन आरोपों को खारिज करना और आसान हो जाता है। अच्छा। स्रोत का दावा तो यहाँ तक है कि बिना ठोस सबूत के ऐसे लगभग 98% मामलों में आरोप साबित नहीं हो पाते। तो ये गलतियां एक तरह से मतलब सामने वाले के केस में खुद ही सुराग बनाने जैसी हैं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत सिर्फ गलतियों पर ही नहीं रुकता। वो कहता है कि असली खेल तो सबूतों का है। ये एक ऐसी तैयारी है जो शादी के पहले दिन से शुरू होती है। बिल्कुल। अब हम प्लेबुक के दूसरे हिस्से में आ रहे हैं, जो दिफा नहीं बल्कि हमले की तैयारी है। यहाँ सोच ये है कि आप संकट आने का इंतजार नहीं करते, आप पहले से ही एक ऐसा सबूतों का किला बना लेते हैं जिसे भेदना मुश्किल हो। इन पेपर्स में सबूतों को 3 चरणों में बांटा गया है। शादी के ठीक बाद, पत्नी के घर छोड़ने के बाद और एफआईआर दर्ज होने के बाद। चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं। शादी के तुरंत बाद कौन से दस्तावेज इकट्ठा करने की सलाह दी गई है? कुछ तो सीधे साधे लगते हैं, जैसे शादी की तस्वीरें, वीडियो, हनीमून के टिकट। हाँ। लेकिन पत्नी के पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट की कॉपी क्यों? इसका क्या मतलब है? इसका मकसद रिश्ते की एक तथ्यात्मक नींव रखना है। सोचिए, कल को तलाक के समय पत्नी दावा करती है कि वो पढ़ी लिखी नहीं और काम नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन आपके पास उसकी MBA की डिग्री की कॉपी है? या दावा किया जाता है कि शादी में पिता ने 50 लाख खर्च किए थे, लेकिन आपके पास जो बायोडेटा है उसमें पिता की आय बहुत कम लिखी है। ये शुरुआती दस्तावेज बाद के बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों को काटने के काम आते हैं। वाह, मतलब हर दस्तावेज भविष्य में एक संभावित आरोप का जवाब है। बिल्कुल। अब दूसरे चरण पर आते हैं, पत्नी के घर छोड़कर जाने के बाद। यहाँ कुछ सलाहें थोड़ी अजीब हैं, जैसे अपना बैंकर और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर बदल देना। इसका क्या तुक है? ये सावधानी का अगला स्तर है। सोच ये है कि हो सकता है कि पत्नी या उसके परिवार के बैंक या मोबाइल कंपनी में कोई जान पहचान हो जिससे आपकी निजी जानकारी लीक हो सकती है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये आपकी वित्तीय और निजी बातचीत को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। इसी तरह अगर पत्नी अपना सामान ले जा रही है तो उसकी एक लिस्ट बनाकर उस पर साइन लेना। ये बाद में दहेज का सामान रख लिया जैसे आरोपों से बचाता है। हर चीज को रिकॉर्ड पर लाना ही लक्ष्य है। ये तो सच में एक शतरंज के खेल जैसा है, हर चाल बहुत सोच समझकर।
लेकिन असली तैयारी तो एफआईआर के बाद शुरू होती है। हाँ, अब मामला गंभीर हो जाता है। एफआईआर की कॉपी लेना, गवाहों के बयान लेना, ये तो समझ आता है, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने कभी नहीं सोची थी, जैसे रसोई गैस कनेक्शन का सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना। इसका क्या मतलब है? ये सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये बहुत दूर की सोच है। बिल्कुल। स्रोत की रणनीति ये है कि आप हर संभावित आरोप का जवाब पहले से तैयार रखें। कल को अगर जलाकर मारने की कोशिश का आरोप लगे तो आपके पास एक सर्टिफाइड रिपोर्ट होगी कि गैस कनेक्शन पूरी तरह से सुरक्षित था और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। अच्छा। यह एक विशेषज्ञ की गवाही है जो आपके पक्ष में खड़ी होती है। अविश्वसनीय। और इसी तरह का एक और सुझाव है, एक आर्किटेक्ट से ये सर्टिफाई करवाना कि दरवाजों में टू वे लॉक हैं और रसोई में दरवाजा ही नहीं है। ये तो जासूसी फिल्मों जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत ठोस है। कमरे में बंद करके पीटा या जबरदस्ती कैद रखा जैसे आरोपों का ये सीधा जवाब है। कैसे? अगर दरवाजे अंदर से भी खुलते हैं और रसोई खुली हुई है तो कैद करने का आरोप अपने आप कमजोर पड़ जाता है। ये सब एक पेपर शील्ड बनाने जैसा है, हर संभावित हमले के लिए पहले से एक दस्तावेजी ढाल तैयार रखना। इन सब दस्तावेजों के अलावा एक और बात पर बहुत जोर है, मानसिक शांति बनाए रखना। शांत रहने, ब्लैकमेल न होने और व्यवस्थित तरीके से काम करने की सलाह दी गई है। और यही इस पूरी रणनीति का सार है। इन पेपर्स का अंतिम संदेश यही है कि ये लड़ाइयां घबराहट या गुस्से से नहीं जीती जाती। ये जानकारी, तैयारी और धैर्य का खेल है। जब आपके पास हर आरोप का जवाब दस्तावेजों में होता है तो आप भावनात्मक दबाव में नहीं आते। आपका वकील तथ्यों पर बात करता है और अदालतें अंत में तथ्य और सबूत ही देखती हैं। तो इन सभी दस्तावेजों का मतलब इनका विश्लेषण करने के बाद सार यही निकलता है कि ये एक पक्ष के लिए कानूनी बचाव की एक बहुत ही गहरी और रणनीतिक गाइड है। हाँ, बिल्कुल। इसका केंद्रीय संदेश साफ है। वैवाहिक विवादों में खासकर जब झूठे आरोपों का डर हो तो भावनात्मक प्रतिक्रिया की जगह सबूतों का एक ठंडा, कैलकुलेटेड संग्रह और कानूनी प्रक्रिया की समझ ही सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक बहुत बड़े और विचारणीय सवाल को जन्म देती है। क्या? ये दस्तावेज दिखाते हैं कि कैसे हमारे निजी संबंधों से जुड़ी चीजें, हमारी तस्वीरें, हमारे बिल, हमारी बातचीत एक कानूनी शस्त्रागार में बदल सकती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब व्यक्तिगत रिश्ते इतने दस्तावेजी और कानूनी रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं तो भविष्य में हम संबंधों को निभाएंगे कैसे? क्या हर रिश्ते की शुरुआत से ही हम एक एग्जिट स्ट्रैटेजी के लिए सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।